प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है और यहाँ तक कि ख़वातीन को उनका जो विरासत है वो भी नहीं दी जाती और 20-20 साल तक वो केसों में अदालतों के धक्के खा रही होती अपना हक हासिल करने के लिए। आप मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ पौधों पर फाइज रही, सेनेट में भी आप रही, मुख्तलिफ कमेटियों की मेंबर भी रही। क्या पाकिस्तानी माशरा औरत के वजूद को कबूल नहीं करता? जब उसके हक देने की बारी आती है मामला कुछ हो रहा है। आपका पूरा मुआशरा जो है ख़वातीन को दूसरे दर्जे का शहरी समझता है और वो समझते हैं कि भाई ख़वातीन पैदा ही हुई हैं मर्दों की खिदमत के लिए। जब तक आप अपनी ख़वातीन को तालीम नहीं देंगे, मर्दों को तालीम नहीं देंगे, ख़वातीन को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उनको एम्पावर नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी बातें करें। आपने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया, सुना है कि आप अपने भाई को जो है वो छोड़ने कराची से अपने जहाज में लाड़काना जाया करती थी, ये क्या किस्सा है? जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो एरो क्लब जो था वो नीपा चौरंगी पे जो क्रॉसिंग है, सही है, सेक्युलर रेलवे की, वहाँ पे रनवे होता था। तो मैं देखती थी कि जहाज जा रहे हैं ऊपर और नीचे उतर रहे हैं सामने। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त बाहर से एयरलाइंस के मुख्तलिफ पायलट्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आते थे। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी ट्रेनिंग उन पायलट्स 12 पायलट्स के साथ हुई। अब्बा ने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, अयूब खोड़े उनके पार्टनर थे और सरदार बहादुर खान लाड़काना में। तो भाईजान को जाके वहाँ पे जाना पड़ता था लाड़काना, मैं उनको ले जाती थी अपने साथ जहाज पे, हम मोहनजोदारो में पार्क करते थे। अरे वाह, फ्लाइंग को एज प्रोफेशन फिर आप क्यों नहीं ज्वाइन आपने किया? शुरू से जब मैंने ज्वाइन किया तो एज अ हॉबी ज्वाइन किया और ये ज़हनी में नहीं था कि अच्छा कमर्शियल पायलट बने। MQM पाकिस्तान ने कई दहाइयों से सियासत करी और हमेशा शहरी इलाकों के आवाम के हकूक की नुमाइंदा जमात होने का दावा भी करते हैं। कई बार वफाकी सूबाई हुकूमतों और बल्दियाती सेटअप में बरसर इख्तियार भी रहे। आज जो कराची का शहरी किसी भी किस्म के मसाइल को फेस कर रहा है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं MQM का तर्ज सियासत भी है। मैं इसमें MQM को कसूरवार नहीं गर्दानती हूँ, बल्कि आपके सिस्टम को गर्दानती हूँ। जब आपको सेंसस में गिना ही नहीं जाएगा, अगर सिंध असेंबली में आप एक तिहाई हैं तो आप किस तरह से कोई लॉ पास करवा सकते हैं, किस तरह से कोई काम करवा सकते हैं? नहीं, दही इलाके से आया हुआ चीफ मिनिस्टर आपके शहरी इलाके का चीफ मिनिस्टर रहेगा, उस वक्त तक सिंध के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। कभी सोचा कि सियासत में आएंगे? किस नारे ने मुतासिर किया? MQM में आने का बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में और शायद आज भी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कारकुन हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं और मेरे शौहर ने कहीं सुना और हम उनकी सिंसेरिटी से, उनकी ज़ात से मुतासिर हुए और जलील ने कहा क्या हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा अच्छा अमीनुल हक से आप रब्ता रखिए, ये बताएंगे आपको। हम जाके घंटों फिर बैठने लगे 90 पे और कि अल्ताफ हुसैन साहब को हमें ये बताना है। मैं खुद ही अपने लिए काम ढूंढती थी, जैसे फोटोस्टैट करना चीज़ों को, तो वहाँ पे बस चाय बना दो, डस्टिंग करवा दो। कहाँ पर? 90 पे। अच्छा, सेनेटरशिप का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, मुख्तलिफ कमेटियों को आपने चेयर भी किया, मेंबर भी रही मुख्तलिफ कमेटियों की। ऐवान बाला में जो बैठे सेनेटर्स होते हैं आपके कुलीग्स थे, उनको पाकिस्तान के अवाम के लिए जो लेजिस्लेशन है उसके लिए आपने संजीदा देखा? सेनेट एक, आप वहाँ पे बहस कर सकते हैं, मुबाहिसा कर सकते हैं, आप चीज़ों को मेज़ पे रख सकते हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो नेशनल असेंबली करेगी ना। कवानीन तो बनते हैं, कवानीन पास भी होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? अगर वो नहीं हो रही है तो आप कवानीन लाख बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप KNN पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। आज मेरी साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कई दहाइयों की सियासत का उनका एक सफ़र है। जब भी शहरी इलाकों की सियासत की बात होगी, जब भी कराची की सियासत की बात होगी, तो उनका नाम आपने मुख्तलिफ़ हवालों से सुना है। मेरे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा और कई ओहदों पर फाइज रहने वाली मोहतरमा नसीन जलील साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। और KNN पॉडकास्ट की कोशिश यही है कि वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों को जो है मदऊ करे
और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में जो भी वक्त गुजरा है, उनकी जो आप बीती है, उसको आवाम के सामने लाए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये फरमाइएगा मोहतरमा नसरीन जली साहिबा कि आपके वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के। कैसे आपने जो है इब्तदाई बचपन कैसा गुजरा, पढ़ाई कहाँ तक की और कैसा वक्त गुजारा, थोड़ा फैमिली लाइफ कैसी थी इस बारे में बताएं। देखिए, मेरे वालिद जो थे वो डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे 14 अगस्त 1947 को लाहौर के। ठीक है। और इससे पहले वो झेलम में थे शायद, या ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में वो पोस्टेड रहे, चाहे वो डेरा गाजी खान हो, धर्मशाला हो, प्री पार्टीशन इंडिया में। ठीक है। और जब पार्टीशन के वक्त उनको लाया गया तो उनके ख़िलाफ़ बहुत मुखालफत भी थी, क्योंकि वो उर्दू बोलने वाले महाजिर थे। और महाजिरियत की बात अब ज़्यादा होती है, लेकिन उस वक्त भी ये तासुब मौजूद था, शुरू हुआ था मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल था। और बाकायदा लोगों ने इसकी मुखालफत की कि एक महाजिर को क्यों ला के लगाएगी। ठीक है। लेकिन मेरे वालिद की रेपुटेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मेहनती अफसर थे। और आप सोचें कि पार्टीशन के वक्त जो सीन था लाहौर में, जैसे अगर कि जो आ रहा है उसको एकोमोडेट करना है, उसको उसके लिए घर, खाना, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बहुत बड़ी, बहुत, मैं समझती हूँ कि इट वाज हरक्यूलियन, क्योंकि जो लोग जा रहे थे उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको बहिफाजत पाकिस्तान से भिजवाना और फिर जो लोग आ रहे थे वो लाखों की तादाद में, सही है, तो उनको सेटल करवाना। बल्कि जब इस दौरानिए में वो शायद साल 1.5 साल तक वहाँ, मुझे नहीं याद है कि कितने अरसे वो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन उनकी एक कान की समाज जो थी वो मुतासिर हो गई थी, क्योंकि उनको लोगों की सुननी पड़ती थी, दास्तानें जो थी, जो बिपता पड़ी थी लोगों पे, जो तकालीफ थी, उनको वो उसका बंदोबस्त करते थे। और अम्मी बताती हैं कि ये होता था कि पार्टीशन के वक्त जैसे जो ट्रेनें आती थी उसमें बाज़ मरतबा सिर्फ खून रिस रहा होता था दरवाज़ों के नीचे, मतलब पूरी कटी हुई लोगों को रास्ते ही में मार दिया जाता था। अच्छा। तो बहुत ही भयानक और बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त था वो, सही है, लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ये लोग जो भी चीज़ देते थे तो पता चलता था कि हुकूमत ने तय किया कि भाई कंबल बांटने, सही है, जो लोग आ रहे हैं, महाजिरीन आ रहे हैं, उनमें कंबल बांटने। तो कंबल बजाय इसके कि महाजिरीन तक पहुंचते, कुछ लोग उनको बाज़ारों में बेच रहे होते थे, ये अक्सर होता है। सही है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, बेगमा जाके खुद अपने सामने दें लोगों को जिनको ज़रूरत है। तो अम्मी बता रही कि दिसंबर सर्दियों की रात थी और ये गई और लोगों को कंबल दे रही थी। तो एक औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी हुई थी, तो इन्होंने उसके ऊपर कंबल डाला। तो औरत एकदम से बेफर के उठ गई, उसने कहा तुम अब आई हो जो मेरा बच्चा मर गया। मतलब लोगों के जो जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा हाइप पे थे, बहुत ऊंचे थे, और उनसे डील करना और उनको संभालना बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। और उसके बाद अब अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जो कि सरकारी घर था और अम्मी अब्बा की मसरूफियात और थी, तो वालदा, हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे उस वक्त ना। ख़वातीन जो हैं मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती थी। जैसे मीना बाज़ार अरेंज करना, उससे फंडिंग इकट्ठे करके देना, मतलब इनके पास भी वक्त नहीं था। मेरे वालिद और वालदा दोनों के पास वक्त नहीं होता था। जब हम लोग छोटे थे हमें ये लोग घर में नहीं नज़र आते थे। तो लेकिन हमारा बहुत प्रोटेक्टेड माहौल था। हम ज़ाहिर है कि
बच्चे थे, कहीं हमें ले जाया नहीं जाता था। और जब तक मेरी शादी हुई है उस वक्त तक मैंने कोई फ्यूनरल अटेंड नहीं किया था। अच्छा, तो घर में ही रहते थे मतलब? हाँ, घर में होते थे, लेकिन घर में बहुत आसाइशें थी, एक प्रिविलेज घर था। लाइफ थी। हाँ, बहुत तो ज़्यादा। इब्तदाई तालीम फिर कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मेरे वालिद को ये शौक़ था कि मेरी बहन थी सेंट मेरीज़ कॉलेज में, यास्मीन लारी, तो उन्होंने उनकी दोस्त ने एक स्कूल खोला था, अदबिस्तान सूफिया, जो कि आज भी है स्कूल लाहौर में, वो जंग में होता है। तो वहाँ पे उनको वहाँ से निकाल के उसमें डाला। तो हम छोटे थे, हमको भी उसी स्कूल में डाला गया जहाँ पे अरबी, फ़ारसी, अदीब, फाजिल वगैरह की तालीम होती थी, और प्योरली उर्दू पे ज़्यादा जोर था। हाँ, तो और 4 नंबर बस से हम, उस वक्त डबल डेकर बसेस चलती थी, हमारा जेल रोड पे घर था लाहौर। आप बस से जाया करते? तो हमें गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर की साहबजादी थी, और आप अपनी सिस्टर के साथ, यास्मीन लारी साहबा की आप बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट है, रिनोन्ड आर्किटेक्ट, उनके साथ आप बस में आप जाए? और एक मेरी छोटी बहन। एक छोटी बहन? हाँ जी, बस पे जाते थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, या टांगे पे। तो हमें हम बच्चों को इजाज़त नहीं थी कि हम गाड़ी को अपने लिए, अपने मसरफ में लाएं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। तो जब मैं 8th क्लास में थी वहाँ पे, तो उस वक्त ये मेरे वालिद जो थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया डेपुटेशन पे, कमिश्नर मुल्तान से वो PIA के MD बने। PIA के MD बन गए जी, आपके वालिद? जी। और PIA कब कायम हुई? ये तो 1955 या 55 है। हाँ। ठीक है। तो पहले MD थे वो? जी, वो पहले MD थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? हाँ, पहले MD थे। सारा जो ब्लूप्रिंट है PIA का और हेड ऑफिस उनका जो बना हुआ है वो, और जहाज़ों में इजाफा, और पूरा ज़ाहिर है इवेंचुअली एक मुल्क की ज़रूरत है। वो पूरा जो बेस है उसका PIA का, वो उनका इस्टेब्लिश किया। उसके बाद सनूर खान आए, उन्होंने उस पर बहुत काम किया। तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो फिर ये हुआ कि अच्छा, बच्चों को लंदन में पढ़ाया जाए। हम 4 बहन भाई थे। सही है। मेरे भाई सबसे जब उनकी ट्रांसफर हुई PIA में, तो तब ये सोचा गया कि जी अब लंदन में पढ़ाया जाए। हाँ। बाहर भेजा जाए, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं, क्योंकि ये आसानी थी कि आप ट्रैवल कर सकते थे, आपको ट्रैवल फ्री था। तो हम 4 बहन भाइयों को मेरे वालिद ने एक घर डाउन पेमेंट करके, ईलिंग में 2 बेडरूम 2.5 बेडरूम का घर था, छोटा सा बिल्कुल। सही है। वहाँ पे हमें छोड़ दिया। मेरे भाई थे 18 बरस के, यास्मीन लारी थी 16 की, मैं थी 12 की, और मेरी बहन 10, छोटी बहन 10 साल की। तो आप तो छोटे चारों बहन भाइयों को उधर छोड़ दिया गया। कोई हमारी सुपरविजन नहीं थी, कोई हमारे साथ नहीं रह रहा था। अच्छा। एक मेड आती थी जो कि हफ्ते में 3 मरतबा सफाई करके जाती थी। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, फिर सीखी, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में मेरा और मेरी छोटी बहन का दाखिला हुआ। आपा जो थी, यास्मीन आपा, उन्होंने मैट्रिक पास करके वो गई थी, इंटर में थी, उनको O लेवल्स पास करने थे। मेरे भाई A लेवल्स करके गए थे, तो उनको दाखिला मिल गया था। सही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो हम चारों वहाँ पे अकेले थे, और घर की जो बागडोर थी, क्योंकि आपा जब घर से निकलती थी तो लंदन फासले पे था। अच्छा। मेन सेंट्रल लंदन जाती थी अपनी क्लासेस वगैरह। सही है। तो ये लोग 7-8 बजे तक आते थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन सुबह हम खुद बस पे जाते थे, स्कूल बस में जाते थे, और 3 बजे हमारी वापसी होती थी। और जितना घर चलाने का पैसा था वो मेरे हाथ में होता था, और एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं पकाऊं भी कुछ। और तो लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे हमारे स्कूल में एक बेसमेंट था जिसमें रिसाले होते थे, इकोनॉमिस्ट, नेशनल जोग्राफिक मैगजीन जो है वो, विमेन जोन, रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह। तो मैं उठा के ले आती थी और मैं पढ़ती थी उनको। सही है। तो उसमें होती थी कहानियाँ टू बी कॉन्टिन्यूड, के एक के बाद एक किस जो है वो अगली किस्त जो है फिर अगले शुमारे में आएगी। उसका मुझे इतना चस्का पड़ा कि मैं बस किताबें पढ़ने लगी, और मैं किताबों की दुकान पे जाके ढूंढती थी, फिर वो जिस ऑथर की लिखी हुई कहानी पढ़ रही होती थी।
तो उसी में मुझे खाना भी पकाना होता था। तो मैं जब चढ़ा देती थी और पढ़ती रहती थी तो पता चलता था मुझे जल गया, फिर उस डेगची को उठा के बाहर ले जाके रख देती थी और फिर और पकने को कुछ चढ़ा देती थी। सही है। तो इस तरह से मेरा शौक, मतलब मुझे पढ़ने का शौक हुआ। ठीक है। और फिर मेरे भाईजान को बहुत शौक था कि वो मेरा और यास्मीन आपा में मुकाबला करवाते रहे, तो वो हमें लिस्ट देते थे कि ये है लिस्ट किताबों की, मैं देखता हूँ तुम लोगों में से कौन कितना पढ़ सकता है। अच्छा। तो एनीवे, और फिर मैं देखती थी भाईजान को, मेरे वालिद भी बहुत सिगरेट पीते थे तो मुझे भी पीने का बहुत शौक चढ़ाया। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं गई बाज़ार से, मैंने सिगरेट ख़रीदा। जब मैंने 12 बरस की थी मेरी उम्र, सिगरेट मैंने पिया तो जाहिर है कि हाँ इसके बुरा हाल हो गया उस दिन के बाद से, और आज तक फिर नहीं पिया। तो 2 साल हम वहाँ पे थे। फिर जब अयूब खान आ गए तो अयूब खान ने इनको सुनगुन हुई होगी कि इनको हटा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें 2 छोटी बहन को बुला लिया गया वापस। सही है। और वो घर शायद भेज दिया गया होगा। सही। और जो मेरे बहन यास्मीन आपा और भाईजान को वहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे जब कराची आए तो PCHS स्कूल में दाखिला हुआ, क्योंकि बेगम मजीद मलिक उस वक्त की बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट थी, PCHS कॉलेज और स्कूल। तो वहाँ पे हमारा दाखिला हुआ। तो सब पूछते थे कि भाई सेंट जोसेफ्स में दाखिला नहीं हो रहा, लेकिन मेरे वालिद को ये ज़्यादा अजीज़ था कि उनके साथ के जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वो इनकरेज करें। सही है। तो हम PCHS स्कूल से फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में 2 साल पढ़ी। फिर उसके बाद से जब मेरे भाई पढ़ के आए तो उन्होंने कहा क्यों कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स क्यों जा रही हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, जाओ यूनिवर्सिटी, और ये तो सब तुम्हें अम्मी सिखा देंगी जो पढ़ाते हैं तुम्हें होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में। और से पढ़ाया है। तो फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी गई। ओके। तो बस। और फिर शादी हो गई? नहीं, शादी इतनी जल्दी नहीं हुई थी, शादी बाद हुई। ठीक है। अच्छा, आपने एक वक्त, आप सांस नहीं लेने दे रहे मुझे। आपने बतौर कमर्शियल पायलट हाँ। जो है सीखने के लिए आप एरो क्लब में आपने हाँ। गई आप जी। और शायद आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी शायद मिल गया। मतलब ये 1955 की बात है? नहीं, 1966 की बात है। आपने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया और सुना है कि आप अपने भाई को जो है वो छोड़ने कराची से अपने जहाज़ में लाड़काना जाया करती थी। ये क्या किस्सा है? देखिए, आपको पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड जो था ना वो और लोगों से मुख्तलिफ था। सही है। एक तो मेरे वालिद चाहते थे और वालदा दोनों कि हमें कोई के बच्चियों में वो तफरीक नहीं करते थे कि लड़की। तो हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, फिर हमें बहुत आसानियाँ भी थी। तो जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो एरो क्लब जो था वो नीपा चौरंगी पे जो क्रॉसिंग है, सही है, सर्कुलर रेलवे की, वहाँ पे रनवे होता था, वहाँ पे एरो क्लब है। अच्छा। अभी भी शायद एरो क्लब की बिल्डिंग है, अब शिफ्ट हो गया है कराची। सही। तो मैं देखती थी कि जहाज़ जा रहे हैं ऊपर और नीचे उतर रहे हैं सामने। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ कर लो, और अब्बा ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर हुआ ये कि वहाँ पे उस वक्त जो थे बाहर से एयरलाइंस के मुख्तलिफ एयरलाइंस के पायलट्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आते थे। उस क्लब में नहीं, PIA के पास। PIA के पास, ठीक है। तो PIA के पास 12 नेपालीज पायलट्स आए जिनको ये ट्रेन कर रहे थे उनकी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। ठीक है। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी ट्रेनिंग उन 12 पायलट्स के साथ हुई जो कि अपने मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स थे। सही है। तो मेरा पूरे कोर्सेज ग्राउंड पे और एयर, मतलब किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपकी ट्रेनिंग। हाँ। और फिर कैप्टन अब्दुल्ला बेग थे जो कि उस वक्त बहुत रिनाउंड और मशहूर थे PIA के, और बहुत सख्त भी थे। तो उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए जब वो लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता, तुम और प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा। सही है। तो
फिर इवेंचुअली मिल गया मुझे। तो एरो क्लब पे जहाज़ तो थे, उसमें उसको रेंट करना होता था। तो हमारी अब्बा ने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, अयूब खोड़े उनके पार्टनर थे और सरदार बहादुर खान लाड़काना में। ठीक है। 4,000 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। ये 1966 की आप बात? ये 1960 में उन्होंने लगाई, 60 में लगाई थी, लेकिन मैं 66 में लेके जा रही थी भाईजान को। तो भाईजान को जाके वहाँ पे जाना पड़ता था लाड़काना। तो सही है। फिर मैं उनको ले जाती थी अपने साथ जहाज़ पे, हम मोहनजोदारो में पार्क करते थे। अरे वाह। रात भर, और रात गुजारती थी हम लोग फैक्ट्री में। फिर अगले दिन वहाँ से वापस आते थे। क्या बात है। तो ये मसरफ था मेरी फ्लाइंग का। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि जैसे मेरे जो 2 बड़े बहन भाई थे, यास्मीन लाही और परवेज़, मेरे भाई थे जिन्होंने सन अखबार निकाला था, शायद आपको याद। जी, सन, छोटे हैं आप। जी। यानी वो उसी ज़माने में निकाला था। तो पूरी जो कंसंट्रेशन थी माँ बाप की वो उन 2 बच्चों पे थी। और हाँ, हम लोग जो थे, मैं और मेरी छोटी बहन, हमको तो ठीक है, हाँ। हम रांदा दरगाह तो कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बड़ी हो कि क्या बनोगी, तो उन्हीं से पूछा जाता था। हाँ, कुछ हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन पढ़ने का ये था कि जब आप उस वक्त जैसे खाना आप खाते हैं, वैसे आपको पता था कि आपको पढ़ना है। सही है। तो कोई आपसे ये नहीं कहता था कि बैठो और पढ़ो, या ये भी नहीं कहता था कि अच्छा करो बुरा करो। अब आपको खुद ही जो कुछ करना है सही है। आप करते थे। तो मुझे नहीं पता कि और घरों में किस तरह का माहौल होता है या क्या होता है, लेकिन हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन और आसानियाँ भी थी, और शायद इसी वजह से कभी कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है। तो जब इतना ज़बरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, फ्रीडम भी थी, कंफर्ट जोन भी था, तो फ्लाइंग को एज प्रोफेशन फिर आप क्यों नहीं ज्वाइन आपने किया? कोई वजह थी, आपको लगा कि नहीं मैं इस शोबे में आगे नहीं जा सकती, ये सूटेबल नहीं था उस वक्त? नहीं, क्योंकि शुरू से जब मैंने ज्वाइन किया तो एज अ हॉबी ज्वाइन किया। ठीक है। और ये ज़हनी में नहीं था कि अच्छा कमर्शियल पायलट बने। कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो मिल गया, तो मैंने इस तरह से उसको इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी भी क्योंकि देखिए फ्लाइंग जो है ना, ये बिल्कुल ड्राइविंग की तरह से कि आपको पहले बहुत शौक होता है, और फिर कोई कहे कि जाओ कोने वाली दुकान से जाके डबल रोटी ला दो, तो आप नहीं जाना चाहते। दिल नहीं चाहता। हाँ। तो ये बहुत, मतलब इट्स अ वेल पेइंग जॉब सब है, लेकिन इसमें जहाज उड़ाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, इधर जाओ उधर जाओ, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। फ्लाइंग आवर्स तो आप कंप्लीट करते हैं, लेकिन इफ यू टेक इट एज अ प्रोफेशन तो फिर तो आपको रेगुलर बेसिस पे। तो कभी मैंने इस बारे में इस तरफ गया ही नहीं ज़हन। अच्छा। हाँ। और शायद माहौल भी ऐसा था कि कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता था, इसलिए आराम से फिर वो। जी। तो कॉलेज लाइफ भी अच्छी गई, ज़बरदस्त गई कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी की लाइफ? हाँ, सही रही, अच्छी रही। हाँ, उस वक्त के हिसाब से? हर हिसाब से। अच्छा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया वहाँ से। ठीक है। 1967 में। और फिर मेरी अम्मी ने मेरी शादी का ये था कि कहीं उन्होंने पहले मंगनी की, तो फिर अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बार मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अब आप मेरी शादी उस शख्स से कीजिएगा जिसका मैं एहतराम कर सकूं, क्योंकि मैं अगर आप किसी को बातों में उड़ा सकते हो तो फिर। अच्छा, मैं आप ही कह रही हैं कि आपने अपनी वालदा से कहा कि मेरी शादी ऐसे शख्स से कराएं जिसका मैं इस हद तक एहतराम कर सकूं कि वो मेरे उसको बातों में घुमा ना सकूं। हाँ, आप कुछ यही कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही हूं। तो और जिस शख्स से इन लोगों ने मेरी बात पक्की की थी, मैंने कहा इस बंदे से नहीं कीजिए, बाकी आप जहाँ चाहेंगी मैं तैयार। अच्छा, लेकिन ये है शर्त। आपको लगा कि मैं उसको बातों में ही? हाँ, मुझे कुछ मुनासिब, आज भी मेरी कोई मुलाकात है सच नहीं थी, परसेप्शन था, बस ये जहन में आया। तो खैर, तो फिर एक दिन जलील
भाईजान के दोस्त थे, किसी रोज़ आए तो अम्मी ने उनको देखा और देखते ही उनको उनकी शक्ल सूरत अच्छी लगी। उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा तुम क्या करते हो, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, तुम्हारा कारोबार क्या, पूरा उन्होंने हदुल दरबा ले लिया। और उसके बाद से उन्होंने खुद अपने भाई को इनके बड़े अब्बा के पास भेजा कि मैं चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूँ। अच्छा, इस तरीके से। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हमारे माशरे में नहीं होता, लड़की के लिए कहना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। देखिए उन्होंने ये कहा, फिर वो लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, पसंद किया, और मैंने बगैर देखे हुए जलील को, या जलील ने मुझे देखे बगैर हमारी मंगनी हो गई। हमारी मुलाकात मंगनी के बाद हुई। ऐसा? तो मंगनी के बाद आपकी मुलाकात हुई जलील साहब से, तो आपको लगा कि इनको बातों में कन्विंस करना आसान बात नहीं? हाँ, सही बात है, यही बात। हाँ, he had a personality of his own. He was a businessman. ठीक है। और यंग थे, और उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने से, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो नेवी में थे। अच्छा। तो अभी वो पढ़ ही रहे थे कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया ताकि अपने घर के हालात को बेहतर बना सकें। तो स्ट्रगल करने वाले। हाँ, स्ट्रगल करने की, स्ट्रगल करना। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, सही है, लेकिन सुलझे हुए सही थे। ठीक है। एक खराबी थी, उनमें बहुत गुस्सा करते थे। तो वो तो गुस्सा करेंगे ना, आपने तो पहले कह दिया कि आप अल्फाज में या बातों में हरा नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो मिलना था। ये तो बाय चॉइस थी ना आपकी? हाँ, नहीं, बाय डिफॉल्ट। अच्छा वक्त गुजरा लेकिन? हाँ, बहुत अच्छा, नो रिग्रेट्स। और बहुत ख्याल किया। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया भर में ख़वातीन जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सियासत में जाए, दुनिया भर में, और पाकिस्तान में ख़ास तौर से बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर, फिर बाहर अगर आप जब आप कोई चीज़ अपनाते हैं या कोई कमिटमेंट के साथ कुछ करते हैं तो आप वक्फा नहीं दे सकते उसके बीच में। सही है, सही है कि अच्छा, क्योंकि लोग मुझसे कहते थे कि क्यों नहीं तुम क्या ज़रूरत है रोज़ जाने की, तुम। हाँ, सही बात है, ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स। तो जब तक आपके पास पीछे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, घर में आपको सुकून नहीं हो, घर में लोग समझने वाले नहीं, आप बात परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं कुछ भी कर पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में तो उसका क्रेडिट जलील को जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब भी हम देखें अपने इर्द गिर्द हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन को हकूक़ देने की बात होती है, आलमी दिन मनाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वॉक्स होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, और यहाँ तक कि ख़वातीन को उनका जो विरासत है वो भी नहीं दी जाती, और 20-20 साल तक वो केसों में अदालतों के धक्के खा रही होती अपना हक हासिल करने के लिए। आप मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रही, सेनेट में भी आप रही, मुख्तलिफ कमेटियों की मेंबर भी रही। ये क्या पाकिस्तानी माशरा औरत के वजूद को कबूल नहीं करता? जब उसके हक देने की बारी आती है मामला कुछ हो रहा है। देखिए, आप क्या, मज़हब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका कबायली निज़ाम, आपकी वडेराना सोच, आपकी ट्रेडिशंस, आपका पूरा मुआशरा जो है वो ख़वातीन को दूसरे दर्जे का शहरी समझता है, और वो समझते हैं कि भाई आप पैदा ही हुए हैं, ख़वातीन पैदा ही हुई हैं मर्दों की खिदमत के लिए। सही। और फिर उसका नतीजा ये है कि जैसे मुझ जैसी खातून के, मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने हमेशा अपने शौहर को ना पेडिस्टल पे बिठा रखा, एक उनको रुतबा दिया कि अच्छा अब्बा घर आ रहे हैं तो बाल बना लो, ठीक से रहो, चाय बनाओ, स्पेशल कोई शख्सियत आ रही है। बल्कि मेरी भाई की बेटी हमारे साथ रहती थी, तो कहेंगे फुप्पी आप इतनी खातिर क्यों करती हैं फुप्पा की, वो मेहमान तो नहीं है। तो और ये मुझे जैसे विरसे में मिला। ठीक है। और मेरी कोई सोच इससे मुख्तलिफ नहीं थी। जब मैं MK में थी तो बहुत ज़्यादतियाँ हो रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, लोग गिरफ्तार हो रहे थे, गायब हो रहे थे, टॉर्चर्ड बॉडीज़ मिल रही थी, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही थी। तो मुझसे जब ह्यूमन राइट्स की ख़वातीन NGOs मुलाकात के लिए, तो मैं कहती थी भाई तुम औरतों की क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो ह्यूमैनिटी का
इंसानियत को रौंदा जा रहा है रोज़, तो उससे हट के आप ख़वातीन की बात क्यों लेके, आप तो इंसानों की बात करें। तो ये मेरी अच्छा, और मैं ये नहीं समझती थी कि मेरा अपना एटीट्यूड क्या है घर में। मैं अपने बेटों को जो है वो किस तरह से पाल रही हूँ, अपनी बेटियों को कह रही हूँ कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और बेटों को एक ख़ास मर्तबा दिया हुआ है कि उनके लिए तुम ये छोड़ दो, ये वो खाएगा शौक़ से, फलाना करेगा। तो जब मेरी बेटी 18 बरस की हुई तो एक रोज़ खाना था हमारे यहाँ, मैंने कहा आयशा तुम जाओ बेटा, जाके फूल ले आओ और मेज़ वेज़ लगवा दो। तो रोने लगी आंसू से, कह लगी अम्मी मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं सुबह 9 बजे की गई हुई हूँ और आप अपने बेटों से कुछ भी काम नहीं करवाती हैं। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हालांकि मैं उस वक्त शायद सेनेटर रही होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा सब कुछ बंद था। मैं उसी जिस तरह से मैंने अपनी माँ को देखा था उसी तरह से मैंने अपने बेटों को पाला। ठीक है। तो उस दिन के बाद से हमने तय किया कि हम जो है इनको तफरीक नहीं बरतेंगे, एक तरह लेके चलेंगे। एक तरह लेकिन जैसे कोई बेटा आया, उसने कहा अम्मी चाय बना दीजिए, अम्मी खाने के लिए कुछ दीजिए, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर जिन्होंने मैं किसी पब्लिक मीटिंग से भी आ रहे हैं रात को 2-3 बजे, तो अच्छा खाना मैं निकाल रही हूँ, चपाती मैं बना के दे रही हूँ, तो क्यों। सही है। लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं थी क्योंकि मेरी घुट्टी में था कि मैं खिदमत करूं। ठीक है। तो अब जब ऐसा मुआशरा, ऐसा माहौल हो, आप कैसे इसमें से निकलेंगे जब तक आप अपनी ख़वातीन को तालीम नहीं देंगे, मर्दों को तालीम नहीं देंगे, ख़वातीन को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे। इकोनॉमिकली दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। उस वक्त तक आप उनको एम्पावर नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी बातें कर लें। ज़ियाउल हक ने जब इंट्रोड्यूस किया हदूद ऑर्डिनेंस, उस तरह के कवानीन से नहीं होगा। ठीक है। आपको जिसमें ज्यादती, ख़वातीन के साथ ज्यादती करके और आप स्कॉट फ्री फिरें और औरतों ही को सज़ा मिल का कसूरवार ठहरा। हाँ, तो आपको बहुत कुछ बदलना है, आपको बहुत कुछ बदलना है। अच्छा ये फरमाइएगा कि बहुत तेज़ ज़िंदगी आपने गुजारी, लंदन में भी रही, फिर लाहौर में, फिर कराची आ गई। कभी सोचा कि सियासत में आएंगी? और क्या किस नारे ने मुतासिर किया? MQM में शामिल हुई तो किस नारे ने मुतासिर किया? MQM में आने का बैकग्राउंड क्या था? और क्या MQM को आज के दिन तक ख़वातीन के लिए मौजू जमात समझती हैं या नहीं? देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में, और शायद आज भी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कारकुन हूँ। ठीक है। कि मुझे काम करना है कि जिससे शायद किसी को कोई फ़ायदा पहुँच जाए, और मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है कि मैं ये बन जाऊँ और वो बन जाऊँ और वहाँ पहुँच जाऊँ। तो जब मैं ज़ाहिर खातून खाना थी जी। और अपने मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, तो मैंने बहबूद ज्वाइन किया था। बहबूद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों की मदद करती है, उनके इलाज, मुआलजे और मुख्तलिफ चैरिटेबल के काम है। तो मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैंने बहुत करीब से देखा कि औरतें जो आती हैं, मैं दवाइयाँ जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देती थी तो उनको देती थी और समझाती थी कि इस तरह से खाना है। तो मैं देखती थी कि उनमें वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, इसके अलावा इतनी गरीब हैं कि वो 1 रुपया जो इनसे लेते थे एज अ टोकन, वो भी शायद वो नहीं देने के काबिल थी। तो इसी दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैं और मेरे शौहर ने कहीं सुना, और हम उनकी सिंसेरिटी से, उनकी ज़ात से मुतासिर हुए, और जलील ने कहा क्या हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में जाने का भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर जब हमने ये कहा तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा अच्छा अमीनुल हक से आप रब्ता रखिए, ये बताएंगे आपको। तो जलील की प्लास्टिक बैग्स की फैक्ट्री थी, तो इन्होंने ये सोचा कि इनको बलून्स, इलेक्शंस होने वाले थे 88 के। सही है। तो बलून्स, बड़े बड़े बलून्स पे MQM के कलर्स लगा के और लिख के और इनको दें कि ये इस्तेमाल करें एज अपनी कैंपेन में। सही है। लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम कमाल असफर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, वो हमारे दोस्त थे, तो
उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बेगम सलमा अहमद ने हक परस्त ताउन कमेटी बनाई है सही है। इलेक्शंस के लिए, तो आप उसमें शामिल हो जाएं। तो हम बेगम सलमा अहमद के साथ शामिल हो गए हक परस्त ताउन कमेटी में। उसका काम ये था कि वो बिजनेसमैन की जो बड़े बड़े नाम थे उनकी लिस्ट हम बना के और विज़िट करते थे, और जो पैसे डोनेशन के जमा होते थे इलेक्शन के खर्च के लिए वो रोज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब को जाके देते थे। सही है। तो इससे हमारा राब्ता अल्ताफ़ हुसैन साहब से हो गया और जान शनासाई ठीक है। पहचान हो गई। और आपको पता है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपको बहुत सारी खामियां चीज़ों में नज़र आती हैं, आप चाहते हैं कि ये भी दुरुस्त हो जाए, ये भी दुरुस्त हो जाए। फिर जब आप वाक़तन उस सिचुएशन में होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि और बहुत सारी मसाइल हैं जिस मसाइल हैं, या आप पहले से इस बारे में आप कोई दरार बार हम जाके घंटों फिर बैठने लगे 90 पे, और कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को हमें ये बताना है कि जो भी बताना, ये मसला है वो मसला है। हाँ ये मसला है, इसको इस तरह से ना करें, इस तरह से। हम अब क्योंकि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, सब अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। तो जलील को तो फ़ौरन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जैसे 10 बजे रात के थे बैठे हुए, हम दोनों वेटिंग रूम में कि अच्छा अभी निकलते हैं तो बात करते हैं, तो जलील को अंदर बुला लिया। और मैं जो थी, मैं चूँकि लग रहा होगा कि ऐसी खातून है या ख़वातीन को वैसी है। आप देखिए वो वालिदैन भी ये हिसाब नहीं लगा रहे थे और वहाँ भी ये हिसाब नहीं लग रहा था, आपको बाहर ही छोड़ दिया जाता था। हाँ बाहर छोड़ दी, उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या इतना मैं नाराज़ हुई कि मैं गुस्से से अजीज़ा से टैक्सी लेके रात के 12 बजे आ गई। फिर बहुत हंगामा हुआ। फिर अच्छा। हाँ लेकिन ये तो अल्ताफ़ हुसैन ने किया था ना कि उनको बुलाया। हाँ, उनके तो जलील साहब से आपकी लड़ाई हुई फिर इस पे? हाँ लड़ाई थोड़ी लेकिन फिर उसका, चूँकि वहाँ आपको पता है कि जब आप समझ रहे हो कि आप कुछ कर सकते हैं और कोई सुन रहा है आपकी बात, तो एक उसमें एक चाशनी होती है, ऐसे नहीं हमें तो जाना, अच्छा हम चलेंगे, खैर जाते रहे। तो जलील को तो फ़ौरन ही उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। 89 के इलेक्शंस में वो टिकट भी दे दिया, वज़ीर बना दिया। और मेरा काम था, मुझे कहते थे वहाँ के लोग कि ये तो क्लब जाने के बजाय यहाँ आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, और मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था, लेकिन जाहिर है कि कुछ तो करना था ना। तो वहाँ पे बस चाय बना दो, डस्टिंग करवा दो। कहाँ पर? 90 पे। अच्छा। तो जलील के साथ जाती थी सही है। सुबह से शाम तक। और उनसे तो अल्ताफ़ हुसैन काम ले रहे थे, लेकिन मैं तो उज़्वे मुअत्तल थी ना। ऐसे ही है। तो मैं खुद ही अपने लिए काम ढूंढती थी, जैसे फोटोस्टैट करना चीज़ों को, न्यूज़ की कटिंग वगैरह निकाल के उसके लिए पेज बनाना। फिर अंग्रेजी तो मेरा वो था ना, लिटरेचर ज़ाहिर है आपका एक्सपर्ट्स उसमें अपनी तरफ से। तो अंग्रेजी तर्जुमा करना या अंग्रेजी आए हुए खतूत को जो है, सही है। ये फिर अच्छा डॉक्टर इमरान फारूक से कहा अच्छा मैं एमक्यूएम के लिटरेचर को उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करूँगी, किया मैंने, करती रही एनीवे। और फिर इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अच्छा इनमें शायद कुछ है काबिलियत। तो फिर मुझे जो नेगोशिएशंस होती थी उसके पॉइंट्स लिखने अंग्रेजी में कुछ। मिनट ऑफ द मीटिंग्स के लिए आप मीटिंग में बैठती थी आप लिखने के लिए? पता नहीं क्या करती थी, लेकिन बाहर सूरत मुझे कोई मेरी वो नहीं थी, स्टेटस नहीं था वहाँ पे। लेकिन ये कि मैं वहाँ पे लगी रही। फिर 1992 में जब आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि आप आ सकती हैं लंदन। मैंने कहा बाकी आपको पता है ना कि क्या हुआ था 1992 में, कि एमक्यूएम पे के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया था वो उसका मकसद ये था कि एमक्यूएम को ख़त्म करके हकीकी में तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हकीकी में भेजा जाए, जिसके लिए कैरेट एंड स्टिक मेथड इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अल्ताफ़ हुसैन ने जब कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस अंडरग्राउंड हो जाए ताकि इनके हाथ में ना आए, क्योंकि अगर हाथ में आते तो फिर वो क्या करते ये तो आप सोच ही सकते। तो हम लोगों ने अपना घर पूरा बंद कर दिया। हमारे 4 बच्चे थे, 22, 20, 18, 17 साल के।
हमने कहा कि भाई तुम लोग जहाँ मर्जी जाके रहो, ये घर बंद हो रहा है। जलील जो है वो अंडरग्राउंड गए, मैं लंदन गई अपने छोटे बेटे के साथ, और 2 मेरे बड़े बच्चे जो थे उनको हमने कहा कि भाई तुम जहाँ पे भी रहो। उनका एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं था, सही। तो वी थॉट कि कोई इनके पीछे नहीं आएगा, और घर से हमने चौकीदार तक हटा दिया था। वो घर 6 महीने तक जिस हालत में हमने छोड़ा था वैसे ही रहा। ठीक है। लेकिन कई मर्तबा रेड हुई, वहाँ चीज़ें भी गई। पता नहीं अब मैं आपको क्या क्या बताऊंगी भाई। ठीक है, ठीक तो है। फिर लेकिन 1994 में अल्ताफ, फिर मैं जैसे एनालिसिस बना के ना कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी से मुआहदा, या कि मैं अपना असेसमेंट उनको लिख के दे, तो ख़वातीन से पूछते अच्छा क्या ख्याल है तुम लोगों का, तो जाहिर है कोई जवाब नहीं आता था। तो खैर ही रियलाइज़ कि अच्छा ये कर सकती हैं, कुछ करती हैं। 1994 में मुझे फिर सेनेट का टिकट दिया। सही है। हाँ, लेकिन तो सेनेट जब गई, पता था सेनेट में क्या होता है? तो फिर क्या करती थी वहां पे? नहीं, मैं बहुत कुछ करती थी। मैं सही सीखा आपने वो जो आपने वहां पर जो एमक्यूएम के यहाँ जो शुरू में जो काम किया, जो लिखा पढ़ा नेगोशिएशन में, नहीं तो यकीनी तौर पे उसने फिर आपको सपोर्ट किया सेनेट में। हाँ, नहीं फिर मैं सही थी, मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। 2013 में आई वॉज दी चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमेटी। ओके। हाँ, फिर सीखती भी गई, लेकिन मुझे सिर्फ ये अफसोस है कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं। बस ठीक है, आप खुद से सीख गई, ये भी बड़ी बात है। तो आपने कभी सोचा कि आप लोगों को सिखाएं? एक्चुअली तो मैं यही चाहती थी, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था। मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे जो है ना, वो स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए जो गरीब हैं, उनको हम CSS का एग्ज़ाम दिलवाएं, उनको पढ़ाएं। तो लेकिन फिर सियासत में आ गई। फिर अब ये है कि अब जैसे अब इस उम्र में मुझे घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ और किसी से उसको फ़ायदा हो सकता है तो आई शुड कैरी ऑन। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कई दहाइयों से सियासत करी और हमेशा एक ही उनका दावा है कि शहरी इलाकों के आवाम के हकूक़ की जो है फ़ाइट करते हैं, और नुमाइंदा जमात होने का दावा भी करते हैं। कई बार वफाकी सूबाई हुकूमतों और बल्दियाती सेटअप में बरसरे इख्तियार भी रहे। लेकिन आज भी शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। यहाँ तक कि आज आप कराची की मिसाल ले लें, 2024 में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तो आप नहीं समझती कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आज जो कराची का शहरी किसी भी किस्म के मसाइल को फेस कर रहा है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं एमक्यूएम का तर्ज सियासत भी है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी कोशिश भी रही और हम रहे भी उस पोजीशन पे, और हम वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो कि हमें करना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब 2005 से 2010 तक निज़ामत कराची की आपके पास थी, तो पूरा शहर जो है उसके हालात तब्दील हुए थे। सड़कें, पानी के लिए K3 लगा था उस वक्त, पानी जो कि आज तक चल रहा है। अब K4 का प्रोजेक्ट है पानी का, कराची को पानी देने का जो सिलसिला है। सही है। वो प्रोजेक्ट 8 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कहीं से कहीं पहुंच गई है। ऐसे ही है। तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि पानी का मसला आपका हल हो पाए। सही है। 2014-15 से मेरा ख्याल है एमक्यूएम हुकूमत का किस सिंध लेवल पे हिस्सा, सिंध लेवल पे नहीं है, वफाकी हुकूमत में रहा। तो आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पे किस तरह से कोई डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, सवाल ये कि हम छोटी छोटी चीज़ें अपने यहाँ तक कर सकें, वो करते हैं हम। मैं इसमें एमक्यूएम को कसूरवार नहीं गर्दानती, बल्कि आपके इस सिस्टम को गर्दानती हूँ। जब आपको सेंसस में गिना ही नहीं जाएगा, तो आप किस तरह से अपने वजूद को आप एहसास दिलाएंगे। एहसास दिलाएंगे।
अगर सिंध असेंबली में आप एक तिहाई हैं तो आप किस तरह से कोई लॉ पास करवा सकते हैं, किस तरह से कोई काम करवा सकते हैं? नहीं, जब तक पीपल्स पार्टी आप शहरी सिंध पर एक रूरल दही इलाके से आया हुआ चीफ मिनिस्टर आपके शहरी इलाके का चीफ मिनिस्टर रहेगा, उस वक्त तक सिंध के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। एक्सेप्ट ये कि अब पार्टी ने बिल्कुल इस बात पे गौर किया है और हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को अपना इसमें रोल अदा करना चाहिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि ये शहर जो है बाकी दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले पे आ सके। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो हम चाहते हैं कि वो आइन में तरामीम के हवाले से है कि पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली फंड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से जो NFC अवार्ड के तहत जो हिस्सा मिलता है, वो MKM का मुतालबा है काफ़ी सारा, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से, और हम समझते हैं कि ये होना चाहिए कि डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ को उसका शेयर मिले ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है। क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो पैसा तो ले लेती है लेकिन वो ट्रिकल डाउन नहीं होता, और हमारे लोग आवाम जो है उसी तरह से पानी और बेसिक जो नेसेसरीज हैं, हाँ, उसके लिए तरस रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ज़ाहिर नायब नाज़वा का भी रहा है, और वो दौर, उस दौर के बारे में तो कराची का सुनहरी दौर कहा जाता है उसको। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया। क्या डिफरेंस लग रहा है उस वक्त में और आज में? आपको क्या लगता है बतौर आप आज इस जहाँ बैठ के सोचें कि आज जो मेयर कराची ऐसा क्या नहीं कर रहे इस बात से हट के कि उनके पास जो है जो बल्दियाती इदारे उनके पास उनको डायरेक्ट फंड्स जारी नहीं होते, और ऐसा क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी ठीक नहीं है और नियत भी कोई ख़राबी नज़र आ रही है? इन लोगों ने तो पूरा कानून तब्दील कर दिया ना। उस वक्त 2001 का लोकल बॉडीज़ कानून जो था वो नाफिजुल अमल था, जिसके तहत KMC के पास तमाम उसके अदारे उसके पास थे, KMC के पास थे। आज जब सिंध हुकूमत ने सारे अदारों को अपनी तहवील में ले लिया है, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, चाहे वो हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कुछ भी हो, सारे सबका जिम्मा सिंध हुकूमत ने ले लिया। इनका भी जो मेयर है उसके हाथ में भी नहीं है चीज़ है ना, वो भी डिपेंडेंट है ऑन द सिंध गवर्नमेंट। तो वो चाहे अब कितना भी चाहे, और अब तो ये हो रहा है कि जो पैसे मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, शहर में मुख्तलिफ स्कीम्स चल रही हैं, उस पे मुर्तज़ा वहाब चाहते हैं कि वो अपना बोर्ड लगाएं। तख्ती सियासत। जी, तख्ती, सारा मसला तख्तियों का है ना। तो मतलब समझ में आया आपके? जी, मैं समझ गया कि आपने काम नहीं करवाया, आपने पैसे नहीं दिए, तख्ती मेरी हो जाए, तख्ती मेरी हो। तो अगर आपकी इस बात को देखा जाए तो एक तरीके से तो फिर ऐसा लगता है कि MKM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करके अपने साख को बचा लिया है। अगर आज MKM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट न करती और अगर आपके टाउन चेयरमैन होते या अगर आप इक़्तिदार में होते और इख्तियारात की सूरत हाल होती तो लोग तो फिर वही बात कर रहे होते। तो इसका मतलब बल्दियाती इंतखाबात के बाइकाट का फैसला दुरुस्त था। ये तो मैं आप पे छोड़ रही हूँ, क्या फैसला करें कि दुरुस्त था या गलत था। तो आपकी पार्टी के अंदर क्या बात होती है इसके ऊपर? पार्टी क्या समझती है? देखिए, पार्टी में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है ना तो फिर उस पर तबसरा नहीं किया जाता। ठीक है। वैसे ये मुसल्लम हकीकत है कि कोई भी इलेक्शंस का बॉयकॉट करना नहीं चाहिए। आप हक में थी? देखिए, मेरी राय जो है ना वो कोई हकीकत नहीं रखती है। जब एक बड़ी पिक्चर में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, उसमें कि मेरी राय थी या है या नहीं थी, इट डजंट मैटर। ठीक है, बाइकॉट जो है वो फैसला है मुत्तफिका था तो बस ठीक है। हाँ ठीक है, अब तो गुजर गया। अगर अगले 6 महीने में कराची में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में MKM को उसमें
जाहिर है फैसला तो पूरी पार्टी लेना चाहिए। मैंने तो कहा कि कोई इलेक्शन भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आप स्पेस दे रहे हैं ना दूसरों को कि ऑक्यूपाई करें। अब अगर इनके पास अगर ये वाकई सिंसेर होते, जैसे मैं सोचती हूँ कि अच्छा मुर्तज़ा वहाब को लगा दिया पीपल्स पार्टी ने, तो मुर्तज़ा वहाब को अब ये इस्तेमाल करेंगे कि कराची को एक बेहतरीन शहर बना दें। भाई ये क्यों नहीं उनकी समझ में आ रहा क्या कि भाई आप करें काम कराची के लिए, इस वक्त पूरा आपके लिए ओपन ग्राउंड है। तो कर रहे हैं। और तो आप देखें उनका पेज जाकर देखें, फेसबुक पेज देखें, एक्स का उनका अकाउंट देखें। जब फर्क नजर आने लगेगा फिर मुझसे बात कीजिएगा। अभी तो मुझे नहीं फर्क नजर आ रहा। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा ना तो मैं क्या आप भी पानी खरीद के इस्तेमाल करती हैं? जी। तो आप जब खुद नायब नाज़िमा थी तब भी पानी खरीद के इस्तेमाल करती थी जी। तो फिर तो फर्क ही नहीं है। नहीं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिफेंस में घर था तो वहाँ पाइप लाइन में पानी नहीं आता था। सही है। लेकिन हमारे जमाने में बाबा भिट आइलैंड को भी पानी दिया गया है। बिल्कुल पाइप मुबारक विलेज तक जो है वो लाइन बिछाई गई थी जी। अब 2007 के पानी दिया जा रहा था, लांडी को दिया जा रहा था, इसको दिया जा रहा था, लियारी को दिया जा रहा था। देखिए K3 प्रोजेक्ट जो है वो MKM के दौर में बना था, मुस्तफ़ा कमाल ने उस पर काम किया था। K2 प्रोजेक्ट जो था वो फारूक सत्तार उस वक्त मेयर थे, उन्होंने पानी लेके आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब K4 प्रोजेक्ट है जो कि शहर को पानी सप्लाई करेगा, उसके लिए अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि वो कब होगा, क्योंकि जब नीयतें नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, नियतों का मामला है, MKM की नज़र में ये नियतों का मामला है। ये फरमाइएगा कि गवर्नर सिंध की तैनाती और उनको तब्दील करने के हवाले से खबरें हमेशा गर्म रहती हैं सिंध के हवाले से, और पिछले दिनों आपकी भी तैनाती के हवाले से बात हुई। इस वक्त जो गवर्नर है कामरान टेसौरी साहब, MQM का इमेज बेहतर बनाने में उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया है आपको लगता है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तो शायद वो उसके अंदर उनका पर्सनल ज़ाती तशहीर का आंसर ज़्यादा नज़र आता है, पार्टी का शायद नज़र नहीं आता। आपका क्या टेक है? नहीं, अगर हमारी मंशा से अगर वो गवर्नर बने हैं जी, तो MKM का ये किरदार है कि उनको उस सीट पे बिठाया है। अब जो वो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनको भी जाता है और पार्टी को भी जाता है, वरना पार्टी रखने लगाती, कहती कि हटा दो गवर्नर साहब को। लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं, तो हमें सबको इस बात को देखना चाहिए कि ये MKM का गवर्नर है जो ये काम कर रहा है। और आप इस बात के हक में हैं कि उन्हें गवर्नर रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल रहना चाहिए भाई, जो भी काम करे XYZ जो भी काम करे वो उसको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फरमाइएगा कि आपका सेनेटरशिप का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, मुख्तलिफ कमेटियों को आपने चेयर भी किया, मेंबर भी रही मुख्तलिफ कमेटियों की। ऐवान बाला में जो बैठे सेनेटर्स होते हैं आपके कोलीग्स थे, उनको पाकिस्तान के अवाम के लिए जो लेजिस्लेशन है उसके लिए आपने संजीदा देखा? किसी भी पार्टी के या ज़ाती हैसियत में लगे आपको महसूस हुआ? कौमी असम्बली का तो हर दूसरा शख्स कौमी असम्बली का मेंबर होता है, लेकिन सेनेट तक जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए सेनेट जो है ये कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। सेनेट एक, आप वहाँ पे बहस कर सकते हैं, मुबाहिसा कर सकते हैं, आप चीज़ों को मेज़ पे रख सकते हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो नेशनल असेंबली करेगी ना। सही है, जो भी करती है। तो सेनेट का एक डिबेटिंग सोसाइटी तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का दारोमदार जो है वो सेनेट है। हाँ, कवानीन जो है वो दोनों हाउसेज से पास होने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर सेनेट पास नहीं करता कोई कानून तो फिर वो खुद ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है 2 दफ़ा आने के बाद। तो मैं समझती हूँ कि सेनेट की वो अफादियत नहीं है जो कि हो सकती है, क्योंकि मनी बिल्स पे आप बजट आपकी अप्रूवल से पास नहीं होता। ठीक है, सेनेट की अप्रूवल से। सही है, नेशनल असेंबली पास करती है। तो जब तक ये ना हो, जब तक जिसको कहते हैं क्या बागडोर,
रेंज नहीं हो आपके हाथ में, ठीक है, तो आप इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहूँ कि मसला हमारे यहाँ कवानीन का ये है कि कवानीन तो बनते हैं, कवानीन पास भी होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है। ठीक है। अगर वो नहीं हो रही है तो आप कवानीन लाख बना दें और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो क्या आवाम का क्या फ़ायदा है। आई थिंक इस तमाम चीज़ में जो आपको जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए कि जुडिशरी जो है हमारी हर चीज़ का दारोमदार जाके वहाँ पर है। देखिए वो हल नहीं देते हैं, उन्होंने साइकिल्स देने के लिए मना कर दिया, उन्होंने सिम्स ब्लॉक करने से मना कर दिया। अच्छा तो हल भी बता दें ना, या तो आप इन सिविलियन उसमें पढ़े नहीं, और अगर सही मायने में जुडिशरी सही फैसले कर रही होती तो ये जो ड्रामा होता है कि गद्दार और ट्रीटर और केसेस और उसके बाद से मतलब एक के बाद एक हर पार्टी को जो है मलऊन किया जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा आपके सामने होती हैं। तो देखिए इमरान खान कब आते हैं। अच्छा, हमने गुज़श्ता 6-8 सालों 10 सालों में सियासत में यूथ का बहुत वाइब्रेंट रोल देखा है। वोटर्स की तादाद बढ़ी है और सियासी पार्टियों ने यूथ के टुवर्ड्स स्पेशल पॉलिसीज़ भी बनाई है, उन्हें राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स भी यूज़ किए हैं, और बड़ी तादाद में ज़ाहिर है नौजवान जो है वो सियासी फ़िलासफ़ी के साथ चलने की अब सोचते हैं और चल रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने यूथ के हवाले से ज़ाहिर APMSO का जो स्ट्रक्चर तो पहले से मौजूद था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे इनिशिएटिव सामने नहीं आए जिससे कि एक तो APMSO वाला स्ट्रक्चर है वो तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, उसको पता है कि APMSO क्या है, लेकिन जो आम जो है नौजवान है जो शायद पढ़ने नहीं गया, उसके लिए उसको राग़िब करने के लिए एमक्यूएम के पास ऐसी क्या फ़िलासफ़ी है कि उसे कोई सियासी तंजीम ज्वाइन करके कौम की खिदमत, आवाम की खिदमत करनी चाहिए? क्या ऐसा प्लान है, ऐसा नारा है इस वक्त एमक्यूएम के पास? पहले तो कोई और नारा होता था, अब क्या नारा है? अगर मैं अभी बोल दूंगी तो ये कबल अज़ वक्त हो जाएगा। अब आप इंतज़ार फरमाइए इस हवाले से, ठीक है। लेकिन ये सोच हमारे यहाँ बिल्कुल है कि हमारे यहाँ जो बल्ज है यूथ का, हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये 80 और 90 साल के जो लोग, हम जैसे लोग जो हैं पार्टीज़ में, उसकी जगह नई क़यादत आनी ज़रूरी है। सही है ना। लेकिन इस पे हो रहा है काम, इंशाल्लाह आप देखेंगे, फ़र्क देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एमक्यूएम जो है वो डे टू डे मसाइल में इतनी घिरी रही है पिछले, चाहे आप कितने सालों की, काफ़ी सालों की बात है, ऐसे ही है। हाँ, ये कोई नॉर्मल नहीं है। मेरा ख्याल है सारी पार्टीज़ के साथ ऐसा नहीं होता, हालांकि होता भी है शायद, पाकिस्तान में तो होता है। तो कर रहे हैं काम, इंशाल्लाह देखें। ज़ाहिर है कि अगर देखें, वरना तो कोई मसरफ़ नहीं ना। अगर हम चीज़ों को तब्दील नहीं कर पा रहे, अगर हम लोगों को जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम उनकी खिदमत करें, जिस तरह से हम चाहते हैं कि उनके राइट्स उनको दिलवाएं, अगर हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे तो घर बैठे। ठीक है। वो एक वक्त था जब आप एमक्यूएम जो है वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी होती थी, और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे रहमान मलिक, तो एमक्यूएम रूठ जाती थी। तो आप तो शायद रही होंगी, ये रहमान मलिक क्या करते थे ऐसा एमक्यूएम का जो दौरा करते थे? अल्ताफ हुसैन साहब के पास शायद बैग्स लेके जाते होंगे। अच्छा, हमें क्या पता, लेकिन अगलब ख्याल ये कि यही करते होंगे ना, कुछ तो होगा। अच्छा, या गीदड़ सिंगी होगी उनके पास, क्योंकि वो जब जाते थे तो एमक्यूएम का बहुत सख्त स्टांस होता था किसी मौक़िफ़ के ऊपर, और बैकआउट हो जाती थी। तो होता ये था कि राब्ता कमेटी एक चीज़ तय करती थी, लेकिन जब वहाँ पर जाते थे रहमान मलिक तो तब्दील करवा के ले आते थे फैसला। फाइनल डिसीजन मेकर तो अल्ताफ हुसैन साहब थे ना। तो ये सवाल उनसे पूछें आप। ठीक है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपके एक बहुत बड़ा करियर है, सियासी करियर भी है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? अपनी तालीम पे तवज्जो दें,
बेहतरीन तालीम हासिल करें और फिर ये देखें कि भाई दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आपको आपकी नीयत होनी चाहिए एंड डू इट विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। अपनी पूरी कोशिश के साथ आप जब किसी काम में भी लगेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो घबराने की बात नहीं है, चीज़ें तब्दील आप ही लोग करेंगे। मेहनत करें, सोचें बस। और तालीम के हवाले से मैं बता दूं कि ये जो जिस तरह से अभी ये तालीम की इमरजेंसी अभी नाफिज की है हमारे वज़ीर तालीम ने, खालिद मकबूल भाई ने, तो इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2,60,00,000 बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में स्कूल ही नहीं जाते सिरे से, और सिंध में तो 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो ये तब्दीली जब तक तालीम हम नहीं देना शुरू करते पूरी कौम को, आपके हालात नहीं बदलेंगे। और फिर सिर्फ तालीम के साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि आप डिग्रियां उनको दे दें, बल्कि आपको उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी काम में महारत हासिल करने की उनको ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जगह जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलें जहाँ पे आपको कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन या कोई भी शोबा स्किल को इम्प्रूव करने की, हाँ, स्किलफुल होने की ज़रूरत है। अब नर्सिंग का ओहदा जो है वो नर्सिंग की नर्सिस की इतनी ज़रूरत है कि हर मुल्क, चाहे वो कनाडा हो, जापान हो, कहीं पे भी उनको नर्सिस चाहिए। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इन लोगों को सिर्फ राग़िब कर रहे? ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आखिरी सवाल आपसे ये बनता है, आपने एजुकेशन की बात कर दी है, आपके वालिद एक जो है वो आला तालीम याफ्ता शख्सियत थी, उनका इतना ब्यूरोक्रेसी में बड़ा नाम था, बहुत अहम अहदों पे काम किया, आपने बाहर से पढ़ा, फिर आपने यहाँ भी जो है वो अच्छी तालीम हासिल की, आपकी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है। आज जब आप ये खबरें देखती हैं, सुनती हैं कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल हो रही है और सेंटर्स पैसे दे के ख़रीदे जा रहे हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? कैसा लगता है ये सुनना, देखना? क्या पाकिस्तानी बच्चा तालिब इल्म खत्म करने को दिल चाहता है अपने पे और अपनी कौम पे? क्या हम बिल्कुल, मतलब हम, हमारे यहाँ तो अब एथिक्स की क्या सही और क्या गलत की तमीज़ ख़त्म हो गई है, और वो चाहे कोई भी हो वो उससे मुबर्रा नहीं है। जहाँ पे जिस सतह पे भी आप देख लें ये प्रॉब्लम है। मेरी नज़र में तो वो वीडियो गुजरी, बहुत दफ़ा गुजरी होगी, लेकिन मैंने बच्चियों को ज़मीन पर बैठे हुए इम्तिहान देते हुए देखा तो मुझे अफसोस हुआ। और जुल्म ये कर रहे हैं कि रात को सेंटर चेंज करवा रहे हैं। वो तो ऐसे बहुत सारे किस्से और मजाक हैं जो हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, सेंटर तब्दील कर देंगे, एडमिट कार्ड नहीं मिले हुए बच्चों को, बहुत सारे और मसाइल, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी हैं और नियतों के मसाइल भी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपसे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और हम ये समझते हैं कि आप जैसी शख्सियात जो है वो ना सिर्फ सियासत के हवाले से भी अहम है, बल्कि आप पाकिस्तान का सासा हैं, और आपने और आपकी पूरी फैमिली ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यास्मीन लारी साहिबा जो आपकी हमशीरा हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम है आर्किटेक्चर के हवाले से, और आपके वालिद साहब की खिदमत भी जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का PIA पाकिस्तान का सबसे पहला इदारा, उसके MD के तौर पे सर्व किया, और बाकी इतनी खिदमत है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप हमारे पास तशरीफ़ लाई, ये हमारे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से इस उम्र में भी इसी एनर्जी के साथ जो है वो कराची का मुकदमा, बिलखुसूस शहरी इलाकों के अवाम का मुकदमा, और पाकिस्तान के और सिंध के अवाम का मुकदमा मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर लड़ते रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा की गुफ्तगू सुनी, और ये पहला पॉडकास्ट था उनका, और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, तशनगी भी बाकी है, अगरचे के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा किसी वक्त जो है मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा के साथ गुफ्तगू करें और उनकी गुफ्तगू आपके सामने लाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।